अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद करता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस रिडक्स जेएस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का ज़ीरो पार्ट है। ज़ीरो पार्ट इसलिए कि इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं और थोड़े से इसके एक एग्जांपल के तौर पर हम एक काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे जो कि किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ हम क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ क्रिएट करेंगे ताकि आपको रिडक्स पर फोकस हो कि मैं कैसे रिडक्स को यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली आपको रिएक्ट व्यू या एंगुलर के साथ इस्तेमाल करना सिखाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि कब कैसे क्यों रिडक्स को कहाँ पर हम पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। सो इसके लिए मैंने ये पार्ट ज़ीरो क्रिएट किया है। इस पार्ट ज़ीरो में हम एक काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग रिडक्स ओनली। हम इसमें कोई और लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ना ही रिएक्ट यूज़ करेंगे, ना ही हम व्यू यूज़ करेंगे, ना ही एंगुलर। लेकिन फिर स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम इसके कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे जिसमें हम एक्शंस, रिड्यूसर्स, स्टोर, इसका डाटा फ्लो और फिर इसको कैसे रिएक्ट के साथ यूज़ करना है वो देखेंगे। और फिर रिएक्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स भी हम क्रिएट करेंगे जिसमें एक तो काउंटर ऐप अगेन होगी, वो रिएक्ट के साथ होगी। उसके बाद हम उसमें टू डू ऐप भी क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ हम उसमें एक सिंपल सी शॉपिंग कार्ट भी क्रिएट करेंगे। फिर हम एडवांस टॉपिक्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि डाटा को किस तरीके से हम फेच कर सकते हैं यूजिंग एसिंक्रोनियस वे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिडक्स जेएस लाइब्रेरी है वो सिंक्रोनियसली काम करती है। तो जब हम इसमें एसिंक्रोनियस यूज़ करेंगे कोई लाइब्रेरी तो उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसका भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंप्लीट क्रैश कोर्स या इस कंप्लीट रिडक्स जेएस की सीरीज़ को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से रिडक्स की समझ आ जाएगी और आप आसानी के साथ इसको अपनी फेवरेट लाइब्रेरी, चाहे वो रिएक्ट है, व्यू है या एंगुलर है, उसके साथ आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को और इस क्रैश कोर्स या इस सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखा करेंगे, हर वीडियो ट्यूटोरियल को, और उसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और उसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इस सीरीज़ के उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे डे बाय डे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज के इस पार्ट ज़ीरो को स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं रिडक्स का कि रिडक्स बेसिकली क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वक्त आपको redux.js.org की वेबसाइट नज़र आ रही होगी जिसमें इसको एक सिंगल लाइन में डिफाइन किया गया कि रिडक्स क्या है। तो बेसिकली रिडक्स जो है वो एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस है। अब इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं, एक प्रिडिक्टेबल, एक स्टेट और एक कंटेनर। तो इनको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले हम प्रिडिक्टेबल की बात करते हैं। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि आपको पता होता है कि आपके पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है और आप आसानी के साथ अपने किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट में, जो कि जावास्क्रिप्ट की डेफिनेटली एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो टिक मार्क लगा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिडिक्टेबल। सो उसके नीचे लिखा है रिडक्स हेल्प यू राइट एप्लीकेशंस दैट बिहेव कंसिस्टेंटली, रन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। मतलब इसको आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी रन कर सकते हैं, चाहे वो क्लाइंट है, सर्वर है या कोई नेटिव, जैसे रिएक्ट नेटिव के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, व्यू नेटिव के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको आसानी के साथ टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि आपके पास एक प्रिडिक्टेबल स्टेट होती है। सो स्टेट, आप बार बार ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनेंगे इस सीरीज़ के दौरान। तो स्टेट से मुराद डाटा है, चाहे वो आपका सर्वर से आया हुआ डाटा है, चाहे वो कैशे में मौजूद डाटा है या फिर वो लोकल किसी वेरिएबल में मौजूद डाटा है। वो तमाम के तमाम को जो कि हम रिडक्स के अंदर यूज़ करेंगे उसको स्टेट कहा जाता है। उसको स्टेट के थ्रू मैनेज करेंगे और स्टेट एक कंटेनर होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कंटेनर में जिसमें हम डिफरेंट डाटा ऐड कर सकें उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें चीज़ है, ब्यूटी ऑफ रिडक्स है, वो है कि इसमें जो डाटा होता है या स्टेट होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर आपने PHP या कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी हो या आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रलाइज्ड का ये मतलब है कि आपके पास एक
एप्लीकेशन, टॉप ऑफ द एप्लीकेशन आपके पास डाटा अवेलेबल होगा जो आउट ऑफ द स्कोप होगा, जो एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर होगा, प्लस आप उसको किसी भी कंपोनेंट के अंदर इंतहाई आसानी के साथ उसकी करंट स्टेट जो भी है उसके साथ उसको फेच कर सकेंगे। सो सेंट्रलाइजिंग योर एप्लीकेशंस स्टेट एंड लॉजिक enable powerful capabilities like undoing, redoing, state persistence and much more। कुछ बेशुमार चीजें आप उसके साथ कर सकते हैं। फिर जो रिडक्स को यूज करने का दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो है डिबगेबल है। बहुत आसानी के साथ आप इसको डेवलपर जो टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन को आसानी के साथ डिबग कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम जावास्क्रिप्ट की कोई भी ऐप क्रिएट करते हैं उसमें हम डायनामिक डाटा ले रहे हैं तो उसको हमें डिबग करने के लिए जगह जगह कंसोल.log यूज़ करना पड़ता है। सम टाइम हमें एग्जिट करना पड़ता है, सम टाइम हमें रिटर्न करना पड़ता है। सो काफ़ी सारी हेडेक हो जाती है। इवन सम टाइम अगर हम एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं तो भी उसको डिबग करने में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सो ये चीज़ आपकी आसान बना देता है रिडक्स। उसके बाद लास्ट है जी रिडक्स, फ्लेक्सिबल है। सो रिडक्स जो है वो वर्क्स विद एनी यूआई लेयर, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप इसको रिएक्ट, व्यू या किसी भी एंगुलर लाइब्रेरी के साथ यूज कर सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे एड ऑन्स भी आपको मिल जाते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसके और इकोसिस्टम की वजह से आपकी एप्लीकेशंस को एनहेंस भी किया जा सकता है, उसको अपग्रेड भी आसानी के साथ किया जा सकता है। उसमें एनहेंसमेंट्स भी, उसमें आप समझे न्यू फीचर्स अगर आपको ऐड करने हो तो आप आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। सो ये है इंट्रोडक्शन रिडक्स जेएस का। सो अब हम बात करते हैं रिडक्स के प्रिंसिपल्स की, कि जो रिडक्स लाइब्रेरी है वो किन प्रिंसिपल पर काम करती है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, बेसिकली 3 इसके प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है टू क्रिएट अ कंप्लीट रिडक्स एप्लीकेशन। मतलब रिडक्स को यूज करते हुए अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो इन 3 प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो सबसे पहला है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, दूसरा है स्टेट इज रीड ओनली, सो तीसरा है चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शंस। सो पहले की बात करते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप सिंगल किसी एक फंक्शन के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप अगेन मैं यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP की एग्जांपल दूंगा कि PHP के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो आप एक क्लास क्रिएट करते हैं, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस क्लास के अंदर आप कोई ऐसा फंक्शन बना देते हैं कि उस फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो आपको सारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। आपको मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उस क्लास के अंदर आप जरूर उस फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस दूसरों को कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शंस प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे ताकि आप ऑब्जेक्ट उनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। आपका जो एप्लीकेशन की लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर हो और वो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ के जरिए ही आप एक्सेस कर सकें, एक सिंगल फंक्शन के जरिए ही एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 मेथड्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और आप उनको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं करंट स्टेट को, तो आप नीचे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर डिस्प्ले और उस ऑब्जेक्ट के जरिए सिंपल डिस्प्ले को कॉल करेंगे। या आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रॉपर्टी है जो कि प्राइवेट है ताकि कोई भी उसको चेंज ना कर सके। आप हमेशा के जब एक PHP के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज ना की जा सके उनको आप प्राइवेट कर देते हैं। फिर उनको चेंज करने के लिए फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज का फंक्शन बना देते हैं। फिर जैसे आप इंक्रीज फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो जो इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसमें वो एक इंक्रीमेंट कर देता है। इसी तरीके से उसको डिस्प्ले करवाने के लिए कि करंट वैल्यू क्या है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले वेरिएबल की, तो वो आप एक डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं और सिंपल आप उस डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन उसको डिस्प्ले कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। आपके एप्लीकेशन एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी लॉजिक आपने बिल्डअप कर दिया। तो इसी तरीके से आप रिडक्स के अंदर भी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ को यूज करते हैं। फिर उसके बाद है जी स्टेट इज रीड ओनली, जो दूसरा मैंने बताया। रीड ओनली से मुराद यह है कि जब भी आप करंट स्टेट को एक्सेस करेंगे आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकेंगे डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जो इंक्रीमेंट का जो वेरिएबल है वो 1 रिटर्न करता है तो मैं उसको डायरेक्टली 2 नहीं कर सकता, मुझे फॉलो करना पड़ेगा एक खास पैटर्न। जैसे मैंने एग्जांपल दी, इंक्रीज वाले या डिक्रीज वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा
ताकि मैं उस स्टेट में चेंजेस कर सकूं। डायरेक्टली मैं उस स्टेट में चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि वो रीड ओनली स्टेट है। तो इस ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। सो द ओनली वे टू चेंज द स्टेट इज emit an action an object describing what happened। सो ये होता है स्टेट इन रीड ओनली में कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन के थ्रू एक सर्टेन एक्शन, आप जैसे आप मैंने फंक्शन का बताया, फंक्शन को कॉल करके ही चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली उस स्टेट में चेंजेस नहीं कर सकते। अब चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शन। एग्जांपल तो मैं इसकी अगेन दे चुका हूं, मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि आप फंक्शंस क्रिएट करेंगे और अपने फंक्शंस के थ्रू उस पर्टिकुलर डाटा को चेंज करेंगे। अब ये थोड़ा सा जो रिडक्स का वे ऑफ वर्किंग है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से डिफरेंट है, क्योंकि रिडक्स जो है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है, और मैंने आपको एग्जांपल्स जो दिए हैं वो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दिए हैं। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समहाउ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेम ही है विद सम लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज करते हैं जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत रेयरली यूज करते हैं। इसके लिए हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उसको कहते हैं जो हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। सो फंक्शनल पैराडाइम को हम यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, इस तरीके से हम ये एक पैराडाइम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट ऐप के अंदर। ये मैं ऑलरेडी अपनी जावास्क्रिप्ट की जो मिनी ट्यूटोरियल सीरीज है और जावास्क्रिप्ट का जो क्रैश कोर्स है उसमें ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये है हमारे पास 3 कोर प्रिंसिपल्स रिडक्स को यूज करने के। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गया तो आप बिलीव मी आप कोशिश करेंगे कि आप हर अपनी एप्लीकेशन में अब रिडक्स को ही यूज करें। सो होपफुली आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया, ये ट्यूटोरियल यहाँ तक आराम से बैठ के देख लिया, तो आपको समझ लग गई होगी कि रिडक्स बेसिकली क्या चीज़ है। अब जो चीज़ें मैंने पिछली 10 से 12 मिनट में आपको एक्सप्लेन की हैं उनको एक मैं प्रैक्टिकल छोटी सी एग्जांपल जो कि काउंटर ऐप है जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की मैंने बात की थी उसको क्रिएट करके प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिडक्स का फ्लो किस तरीके से और कैसे काम करता है। फिर आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्शंस, रिड्यूसर, स्टेट और स्टोर वगैरह को डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल आप मेरी इस एप्लीकेशन पर फोकस कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से एक ही जगह पर मौजूद डाटा को फंक्शंस के थ्रू कैसे चेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा सबसे पहले टर्मिनल पर, और यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा रिडक्स ट्यूटोरियल -00 पार्ट है ये। सो ये मैंने एक MKDI कमांड MKDI, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, MKDI के बजाय MDKIR लिख दिया। सो यहाँ पर अब हमारे पास ये रिडक्स का ट्यूटोरियल का 0 बन गया और इसको मैं अब इस फोल्डर में आता हूँ। यहाँ पर अब आपके पास Node.js इंस्टॉल, जाहिर बात है आप जावास्क्रिप्ट ऐप्स की सीरीज को देख रहे हैं तो आपके पास Node.js लाजमी इंस्टॉल होगा। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप yarn को यूज़ कर सकते हैं या आप npm को यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसको यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर कि yarn को यूज़ करें, इट्स मोर फ्रेंडली देन npm। तो मैं भी यहाँ पर yarn को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा yarn init -y। चूँकि मैं रिएक्ट वगैरह या व्यू वगैरह या एंगुलर को यूज़ नहीं कर रहा तो इसलिए मैं सिंपली yarn init -y लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, ये हमें एक सिंपल पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करके दे देगा। सो यहाँ पर उसने कहा जी yarn ने 1.2.10 ने आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल सक्सेसफुली बनाकर दे दिया। हमने यस फ्लैग यूज़ किया इसलिए कोई क्वेश्चन उसने नहीं पूछा। उसके बाद हम यहाँ पर 2 पैकेज ऐड करेंगे, एक का नाम है पार्सल और दूसरे का नाम है रिडक्स। अब मैं चाहूँ तो CDN भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन पार्सल इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये जैसे मैं चेंजेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पेज को रिफ़्रेश कर देगा, मुझे बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये 2 पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। उससे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में भी। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है एक ज़बरदस्त माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आप आसानी के साथ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जितनी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं उनको विजुअल स्टूडियो कोड में, और जो बैकएंड की जितनी भी हैं जैसे PHP को अगर यूज़ करना है या किसी और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है तो उसके लिए मैं फिर सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर VS कोड में इसको ओपन होने दें और साथ ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ
yarn add parcel और redux। तो इंटर प्रेस करता हूँ तो ये कोई थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मीन टाइम मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दूंगा जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वीडियो को पॉज करने के बाद मैं जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे पास पार्सल का पैकेज और रिडक्स का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं दोबारा वहीं से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ओके, तो वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे पैकेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं यूजिंग यार्न ऐड पार्सल एंड रिडक्स। आप इसके अलावा अगर npm को यूज़ कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं npm इंस्टॉल पार्सल स्पेस और उसके साथ रिडक्स। आप ये लिख के भी एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास अगर यार्न नहीं है तो भी ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद अगर हम VS कोड के अंदर आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जो कि यार्न की वजह से क्रिएट हुआ है या npm की वजह से। उसके बाद एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुई है जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज दो इंस्टॉल हुई हैं, एक पार्सल जिसका करंट वर्जन 2.0.0 है। अगर आप ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल फ्यूचर में देख रहे हैं उस वक्त हो सकता है पार्सल का अपडेटेड वर्जन आ चुका हो, ये रिलीज कैंडिडेट है 2.0 की, तो हो सकता है उसमें कुछ फीचर्स चेंज हो। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप डिपेंडेंसीज में ये खुद से भी ऐड कर सकते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर कैप साइन डाल के 2.0.0-rc.0। और जो रिडक्स का वर्जन इसके साथ इस वक्त करंटली मैं कंपेटिबल यूज़ कर रहा हूँ वो है 4.1.1। सो आप इनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अब हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना है। उस टैग की मदद से हम जो है डिबग करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके लिखता हूँ स्क्रिप्ट्स, और ये एक ऑब्जेक्ट लेता है और इसके अंदर हम काफ़ी सारी कमांड्स जो रन करना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट, हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैसे, पार्सल का सर्वर हम यूज़ करेंगे तो लिखेंगे पार्सल सर्व। ये चीज़ जो PHP या लारावल के डेवलपर्स हैं उनको समझ लगी होगी कि जैसे PHP आर्टिसन सर्व करते हैं, सेम लाइक पार्सल भी हमारे पास वो पैकेज है। मैं चाहूँ तो VS कोड के अंदर जो बिल्ट इन सर्वर है, जो लाइव सर्वर है, उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आई एम गोइंग विद पार्सल सर्वर। सो पार्सल सर्व और उसके बाद डैश डैश, इसके बाद हम इसको पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली मैं 3000 पोर्ट देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर फाइल्स का नेम देंगे जिनको आप इसके साथ कंपाइल करना चाह रहे हैं। सो आप सेपरेटेड बाय स्पेस जितनी भी फाइल्स के नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं चूंकि एक ही फाइल यूज़ करूँगा index.html, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। इसको सेव करूँगा। अब मुझे दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक मेन फाइल जो कि index.js है और एक index.html। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से चेंज करके app.js कर देता हूँ मेन फाइल को। तो यहाँ पर अब मैं index.html क्रिएट करूँगा और साथ एक दूसरी फाइल क्रिएट करूँगा app.js। अब मैं साइड बार को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि दोनों फाइल्स ऊपर टैब में ओपन, तीनों फाइल बल्कि ओपन है टैब में। सो इंडेक्स में आऊँगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं और जूम इन कर लेता हूँ। सो ये बॉयलर प्लेट कोड है, उसके अंदर हम स्क्रिप्ट की मदद से app.js को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि मैं पार्सल पैकेज को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ मुझे इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि होगी मॉड्यूल। अदरवाइज फिर हम जो ट्रेडिशनल रिक्वायर है फंक्शन उसको यूज़ करेंगे। अगर आप इंपोर्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू डिफाइन टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। सेव किया। इसके बाद यहाँ पर हम एक सिंपल डिव क्रिएट करेंगे जिसकी आईडी ऐप होगी या रूट होगी, जो भी आप देना चाहें यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूट की जो है वो आईडी है। अब हमने क्या करना है, app.js के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें एक मेथड को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिडक्स जो कि है क्रिएट स्टोर। तो रिडक्स के लिए हमें स्टोर क्रिएट करना ज़रूरी है। उसके बाद हम कॉन्स्ट ऐप जो कि हमारी करंट आईडी है रूट जो हमने क्रिएट किया HTML के अंदर, उसको गेट करना है। सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर आईडी में हम रूट पास कर देंगे। सो ये हमारे पास आईडी आ जाएगी। इसके बाद हमें रिडक्स के लिए कुछ एक्शंस डिफाइन करने होते हैं, कुछ रिड्यूसर डिफाइन करने होते हैं, कुछ स्टोर क्रिएट करने होते हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। आप चाहे तो ES6 को यूज़ कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल फंक्शन वाले पैरामीटर को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक काउंटर के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं
अब ये मैंने एक ES6 को यूज करते हुए काउंटर फंक्शन क्रिएट किया। अब अगर मैं इस फंक्शन को क्रिएट स्टोर के साथ यूज करना चाह रहा हूं तो उस सूरत में ये जो फंक्शन है ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पहला होगा स्टेट जिसको एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दी जा सकती है, और दूसरा होगा एक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट टाइप होगा। सो ये दो चीजें हमें पास करना होगी अगर हम क्रिएट स्टोर की मदद से इस काउंटर फंक्शन को एज अ रिड्यूसर में कन्वर्ट करते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, और इसको हम अगर काउंटर पास कर देते हैं तो ये हमारे पास काउंटर रिड्यूसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दो पैरामीटर इसको लाजमी आपने प्रोवाइड करने हैं। अब इसके अंदर हमारी सारी लॉजिक है, जिस लॉजिक को भी आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक्शन डॉट टाइप एक इसकी प्रॉपर्टी होगी एक्शन की, उसको चेक करूंगा। अगर तो वो प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट है तो क्या करो, रिटर्न कर दो स्टेट में +1 करके। सो ये ऑटोमेटिकली स्टेट को चेंज करेगा, उसमें +1 करके स्टेट को चेंज करके हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। दूसरा अगर केस है डिक्रीमेंट का तो क्या करो, रिटर्न कर दो स्टेट -1, स्टेट में जो भी करंट स्टेट है उसमें से एक -1 करके हमें रिटर्न कर दो। तीसरा जो केस है वो है आप यूं कह लो कि रीसेट का। सो इस केस में हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1, क्योंकि हमने डिफॉल्ट स्टेट 1 रखी हुई है तो वो हमें डिफॉल्ट स्टेट रिटर्न कर देगा। और डिफॉल्ट जो स्विच का स्टेटमेंट है उसमें हम रिटर्न करेंगे स्टेट जो भी करंट स्टेट हो। मतलब हम जब इस एक्शन को यूज करेंगे तो जो भी बाय डिफॉल्ट स्टेट होगी, वो कोई भी एक्शन अगर हमने जो नहीं दिया उसको तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट एक्शन पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अब स्टोर को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि जो भी चेंजेस हो वो हमारे इस ऐप के अंदर जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है उसके अंदर शो हो जाए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टोर डॉट सब्सक्राइब और एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और ऐप डॉट इनर HTML के अंदर हम टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग यूज करते हुए H1 को यूज करते हुए हम यहाँ पर स्टोर डॉट गेट स्टेट कर देंगे। सो स्टोर डॉट गेट स्टेट बेसिकली हमें रिटर्न करेगा करंट स्टेट, और ये रीड ओनली स्टेट फॉर्मेट होगा, इसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये हमने इसको सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब की स्पेलिंग ठीक है, ओके। ये इसने इसको एक्चुअली यहाँ पर आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक किया, क्योंकि इनर HTML इज इक्वल टू, और ये तो ठीक है, कहाँ पर कहीं पे मिस्टेक हुई है। अदरवाइज ऐप डॉट इनर HTML, खैर देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। सो विंडो डॉट ऑन लोड, कि जब विंडो लोड हो जाए तो एक फंक्शन डिस्पैच करो। तो डिस्पैच करने के लिए हम स्टोर डॉट डिस्पैच को यूज करते हैं, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की सूरत में डिफाइन करते हैं कि क्या किस किस्म का हम डिस्पैच करना चाह रहे हैं फंक्शन। सो अगेन यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल मैंने यूज किया है। अच्छा, उसमें ब्राउजर में हम चेक कर लेते हैं कि एरर कहाँ पर है। कह रहा है जी डीस्ट्रक्चरिंग बाइंडिंग रिक्वायर इनिशियलाइजर। ओके, तो लेट्स सी क्या ये एरर है। डीस्ट्रक्चर यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काउंटर रिड्यूसर आ गया। ठीक है, तो स्टोर डॉट सब्सक्राइब और ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, और इसके अंदर हम एक मिनट, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अभी भी प्रॉब्लम है। ये कहाँ पर प्रॉब्लम है, लेट्स सी। यहाँ पर वो कह रहा है पार्सल ट्रांसफॉर्मर JS डी स्ट्रक्चरिंग ब्रिंग रिक्वायर, एक मिनट इसको मुझे जूम आउट करने दे, क्रिएट स्टोर। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखना, इंपोर्ट लिखना है। सो इंपोर्ट क्रिएट स्टोर, सॉरी माय मिस्टेक। सो अब यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ ये देखिए नजर आ रहा है। अब इसके अंदर जो भी हमने चेंजेस करनी है उनको चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इस तरीके से ये 3 जो केसेस हैं, एक्शंस हैं, ये परफॉर्म करने होंगे स्टोर डिस्पैच के थ्रू। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर मैं 3 दफ़ा इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट,
और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट, और यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं अगर अपनी स्टेट को देखूंगा तो हमारे पास 3 आया। 3 इसलिए आया, जब इनिट हुआ तो 1 था स्टेट में, जब इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया, जब इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, जब इंक्रीमेंट हुआ तो 4 हो गया, 4 के बाद लास्ट डिक्रीमेंट लगा हुआ है तो 4 में से एक माइनस हुआ तो हमारे पास 3 जो है वो रिटर्न हो गया। सो इस तरीके से हम स्टेट मैनेजमेंट को मतलब रिडक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इन वेरी सिंपल केस। इसमें मैंने कोई रिएक्ट वगैरह व्यू या एंगुलर नहीं यूज़ किया, बल्कि सिंपल हमने एक काउंटर ऐप क्रिएट किया यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। सो इसको थोड़ा सा हम और एनहेंस करते हैं। अभी वो इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर इस रूट के अंदर इसको मैं बल्कि इसको मैं H2 कह देता हूँ, H1 कह देता हूँ। ओके, सो H1 कहा, और इसके बाद यहाँ पर हम इनर टेक्स्ट यूज़ कर देते हैं। इनर टेक्स्ट ऐप डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू गेट स्टेट। सो यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम 2 बटन लगा लेते हैं क्विकली, 3 बटन। ये होगा माइनस का बटन, और एक बटन होगा रीसेट का, सॉरी, और एक बटन होगा प्लस का। सो ये मैंने 3 बटन लगाए। ये वाला बटन डिक्रीमेंट के लिए, ये वाला बटन रीसेट करने के लिए, और ये वाला बटन इंक्रीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये 3 बटन हमारे पास आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि प्लस को क्लिक करूँ तो ये स्टेट चेंज हो। तो इसके लिए हम वापस ऐप डॉट जे, इसको अच्छा आईडी भी दे लेते हैं हम, ताकि हम आसानी से इनको एक्सेस कर सकें। सो आईडी इज इक्वल टू इन INC कह देता हूँ, सॉरी DEC मतलब डिक्रीमेंट, और इसको आईडी दे देता हूँ रीसेट, और इसको आईडी दे देता हूँ इंक्रीमेंट। सो ये हमारे पास 3 बटन हो गए, ये बटन और ये 3 बटन। तो यहाँ पर ये तीनों बटन आ गए। अब इस ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ टॉप पर मैं पहले कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और INC, फिर कॉन्स्ट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और DEC, और कॉन्स्ट रीसेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रीसेट। ये 3 मैंने जो बटन क्रिएट किया उनको फेच किया। अब इनको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ख़त्म, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इनिट करना ज़रूरी है ताकि हमें फर्स्ट वैल्यू मिल जाए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं INCRE इंक्रीमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये एक फंक्शन को कॉल करे। आप ये वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैं ES6 वाला यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन। तो क्लिक करने पर क्या करे, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट और रीसेट। सो यहाँ पर आएगा डिक्रीमेंट के पर जब क्लिक करें, और यहाँ पर आएगा जब हम रीसेट वाले बटन पर क्लिक करें तो क्या हो। सिंपल एक लाइन का कोड हमने लिखना है इसमें। तो कोड ये होगा कि जब हम इंक्रीमेंट वाले पे क्लिक करें तो स्टोर को कहो कि डिस्पैच करे टाइप इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो ये मैंने स्टोर को बता दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर डिक्रीमेंट बटन पर क्लिक करता है तो स्टोर से कहो कि भाई डिस्पैच कर दो टाइप डिक्रीमेंट। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सम टाइम मुझे स्पेलिंग में भी मिस्टेक मुझे भी होती है। तो स्टोर डॉट डिस्पैच टाइप इज इक्वल टू रीसेट। तो ये मैंने 3 एक्शन बटन की क्लिक पर डिफाइन कर दिए। सो इट मीन्स कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में आता हूं तो करंट स्टेट 1 है। अगर मैं प्लस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए स्टेट 2 हो गई, प्लस पर क्लिक करता जा रहा हूं, स्टेट में चेंजेस हो रही हैं, और जब रीसेट पे क्लिक करता हूं तो वापस वो 1 पर आ जाता है। देखिए ये माइनस में जा रहा है, और इसको रीसेट किया तो ये वापस रीसेट हो गया। सो इस तरीके से हम अपनी रिडक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी डाटा को या स्टेट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं एक जगह पर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिडक्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो ट्यूटोरियल। आई नो ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। आने वाली वीडियोस थोड़ी शॉर्ट वीडियोस होंगी, प्रिसाइज होंगी और टू द पॉइंट होंगी, तो वो भी आप होपफुली आपको समझने में आसानी होगी। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देना चाह रहा हूँ। वो असाइनमेंट ये है कि हमारी ये जो स्टेट है, सॉरी, ये जो हमारी स्टेट है
इसको हम ये चाहते हैं कि जब हम प्लस करें तो 10 तक जाए, उसके बाद ये बटन डिसेबल हो जाए और वो यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ नजर आए, उससे ऊपर वो जाए ही ना। इसी तरीके से जब हम माइनस करें तो स्टेट जो है वो 1 पर आकर रुक जाए, इससे नीचे ना जाए। और जब हम डेफिनेटली रीसेट का तो फीचर वही होगा कि रीसेट कर सकें। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मेरे पास कोड शेयर करना है, इसी कोड को कॉपी कर लेना है, मैं आपको इसका सोर्स कोड भी दे दूंगा गिटहब पर। आपने उसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है कि ये जो स्टेट है ये कैसे मैंने चेंज करनी है, और अपनी एक गिस्ट बनाकर, क्योंकि ये एक सिंगल फाइल है तो गिस्ट बनाकर आपने मुझे वो कोड शो करना है कि मैं उसको फिर इम्प्लीमेंट करके पहले नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा कि ये किसने क्रिएट किया। सो आपने, आपसे रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि अगर आप रिडक्स को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। सो आपने मुझे बताना है कि किस तरीके से हम प्लस करके इसको 10 तक लेके जा सकते हैं और 11 लिखा हुआ ना आए, 10 तक आए, और यहाँ पर हमारा ये बटन जो है ये डिसेबल हो जाए। स्टेट को ही हमने यूज़ करना है, और माइनस करें तो जैसे ही 1 पर आए ये बटन डिसेबल हो जाए, स्टेट इसका ये वाला बटन डिसेबल हो जाए। तो मैं ये करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले मुझे ये कर दिखाएं अपने प्रोजेक्ट के, अपने एक एज एन टास्क। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।